दोस्तों, मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीए नेट यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई यूनिट 7 में जो कहानी है उसी को रीड करने वाले हैं। पहली कहानी पढ़ने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सारांश में लास्ट में बात करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाला उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। हाला मतलब समझ रहे, हाल जो था तो उसको बढ़ाने की इनकी सोच कहाँ तक हुई, उस झोपड़ी तक हुई। जमींदार साहब को अपने महल का हाला बढ़ाने के लिए झोपड़ी तक इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कोई जमाने से वहीं बसी थी, मतलब वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़ करके चल बसी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। उसकी पोती जो थी तो उस वृद्धा बूढ़ी औरत की एकमात्र सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती है तो मारे दुख के कारण फूट फूट के रोने लगती है। उसको जब अपने परिजनों की याद आती है तो फूट फूट करके रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी जी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई। मतलब मृत प्राय का मतलब होता है वो मृत के समान हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। वो मतलब चाहती थी कि इसी झोपड़ी में ही मेरे अंतिम संस्कार हो, मैं मर जाऊँ तभी इस झोपड़ी से निकलूँ। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। श्रीमान जी ने सभी तरह की कोशिश कर ली लेकिन वह बुढ़िया वहाँ से नहीं निकली। तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। तब वो क्या करते हैं, जमींदारी चाल चलने लगते। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। मतलब वो क्या किया, अदालत में गए और वकीलों को रिश्वत दे करके उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जा करके रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आस पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वहाँ विधवा एक हाथ में टोकरी लेकर पहुंच गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा करके बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर के उसी का चूल्हा बना करके रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी लेकर जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठा करके बाहर ले गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाया ऊपर उठाने लगी त्यों ही देखा कि वह काम उसकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उसने अपनी सब ताकत लगा करके टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंचे ना उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। अब ये जो जमींदार था इससे एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठ रही है। यह सुनकर के विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। इसका भार आप जन्म भर क्या उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ था ना एक बार पेपर में, अभी पिछले पेपर में 2024 वाले में आया था कि जमींदार साहब को कौन सा मद हो गया था, कौन से मद से वो गर्वित था। तो क्या है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य जो है भूल जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी जो है वापस दे दी। यह कहानी ऐसी है कि एक विधवा, मतलब एक जमींदार और एक विधवा की कहानी है। इसमें गौण पात्र के रूप में उसकी पोती भी आई है और वकील, दो मतलब चार मेन इसमें 4 पात्र हैं।
लेकिन 2 गौड़ हैं और 2 निजी मेन पात्र हैं, जैसे जमींदार और वो विधवा। नाम तो नहीं आया, बस जमींदार और विधवा। कहानी शुरुआत होती है एक विधवा के झोपड़ी से। विधवा जो है उसका जीवन, उसका पति, उसका बच्चा, उसकी पतोहू जो थी, बहू जो थी, उसी में रहती थी, झोपड़ी में। उस झोपड़ी में ही इनका जीवन यापन होता था। लेकिन उसका पति गुजर गया, उसका बेटा गुजर गया, उसकी बहू गुजर गई, सिर्फ 5 साल की। ये क्वेश्चन भी मेन इंपॉर्टेंट है कि उसकी पोती की उम्र कितनी थी, तो उसकी पोती की उम्र जो है वो 5 साल की थी। तो उसकी पोती और वो दादी, बूढ़ी दादी बचती है। और जिसके जो महाराजन था, जमींदार जो था, तो वो क्या सोचता है कि इसकी झोपड़ी तक मैं अपना हाल यहाँ से वहाँ तक बनवाऊंगा, इसकी झोपड़ी तक। कई बार वो विधवा से जा करके मिन्नतें करता है कि नहीं ये झोपड़ी हटा लो, यहाँ से हटा लो, लेकिन वो सोचती है कि मैं जब यहाँ से मर जाऊँगी तभी जाऊँगी। फिर जमींदार साहब वकीलों को करते हैं, उनको रिश्वत दे करके किसी तरह झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों के बाद, कब्जा होने के बाद वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर टहलते रहते हैं, कुछ काम वो कराते रहते हैं। तभी वो आती है, उसकी पोती जो, तो वो खाना पीना छोड़ देती है यहाँ से जाने के बाद। तो वो एक टोकरी भर मिट्टी लेने आती है, इसीलिए इस कहानी का नाम ही पड़ा है एक टोकरी भर मिट्टी। वही वो लेने आती है और कहती है, मेन पॉइंट यही है कि एक जमींदार से जब एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठती है, तो वो इस झोपड़ी लेने का जो है बोझ वो कैसे उठा पाएगा। यही वो उसको समझाती, किसको, जमींदार को। हो गया। इसी तरह से इस कहानी का समापन हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, बुढ़िया अपना झोपड़ी मिल जाती है उसको, हंसी खुशी दोनों रहने लगते हैं। कहानी पसंद आए और अगर समझ में आता है तो चैनल को मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।